नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आप। आज हम बात करेंगे आतंकवाद से संबंधित कुछ कानूनी कदमों के ऊपर। आप जानते हैं कि आतंकवाद एक गंभीर समस्या है जो वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालती है। यह समाज और राष्ट्र में भय और असुरक्षा के साथ साथ ही असमंजस को उत्पन्न करती है। इसके समाधान में विश्व समुदाय की समझ के साथ साथ सबकी साझेदारी की जरूरत तो है ही, साथ ही इसमें कुछ कठोर कानूनी जो कदम होते हैं वो भी महत्वपूर्ण और महती भूमिका निभाते हैं, जो कि आतंकवाद को निष्प्राण करने की तरफ एक कदम होते हैं। आज एक ऐसे ही कानून की चर्चा हम आपके सामने करेंगे जिसकी चर्चा हाल ही में जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं के बाद वहां के डीजीपी के द्वारा उल्लिखित की गई। आज की हमारी इस चर्चा के केंद्र में है शत्रु एजेंट अध्यादेश। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के बारे में आज का हमारा वीडियो ये होने वाला है। बात हम करेंगे चर्चा के बिंदुओं की। चर्चा के बिंदुओं के अंतर्गत सबसे पहले खबर की चर्चा करेंगे। ये चर्चा में क्यों है इसको जानने के साथ ही क्या है एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस इसके बारे में जानेंगे। क्यों आखिर इसकी चर्चा की जा रही है बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच में, इसका इतिहास क्या रहा है, इसके लागू करने से आतंकवाद पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही साथ कैसे चलता है इसके अंतर्गत मुकदमा। इस बात को जानने के साथ साथ हमारी जो परिपाटी होती है अभ्यास प्रश्न की, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से इस संदर्भ को आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। बात अगर करेंगे हम इस संदर्भ को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इन डेप्थ सीरीज के दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बात खबर की करेंगे। खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। व्हाट इज एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस, टफ लॉ एप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर। तो इस खबर के आलोक में हम सबसे पहले समझते हैं कि एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस अर्थात शत्रु एजेंट अध्यादेश क्या है, इसके विषय को समझते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो देखिए इसकी अगर शुरुआत की बात करेंगे तो जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, जब ब्रिटिश कालीन भारत था, उस समय से इसके बीज वहीं से देखे जा सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर शत्रु एजेंट अध्यादेश है वो पहली बार 1917 में ही आप देखें, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उस समय जो डोगरा वंश का वहां पर शासन था और जो डोगरा महाराज थे उन्हीं के द्वारा इसको जारी किया गया था। इसके बाद ये अस्तित्व में कब आया, लागू कब हुआ, वो थोड़ा बाद में हुआ, लेकिन फिलहाल ये वहीं से इसके बीज को देखा जा सकता है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश था जिसकी परंपरा गुलाब सिंह से शुरू होती है और हरि सिंह तक जाती है। 1800 तकरीबन 1846 से लेके 1947 तक यह वंश वहां पर काबिज था। डोगरा शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को अध्यादेश कहा जाता था, इसीलिए आप देखेंगे एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है इसको। शत्रु जो है एजेंट अध्यादेश कहा जा रहा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये बिल्कुल आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश इसको आप ना समझें, या आर्टिकल 213 के तहत इसको राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश आप कदापि ना समझें। ये एक नियम है, कानून है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था, किस प्रकार के लोगों के लिए ये कानून बनाया गया था। तो अगर कोई भी व्यक्ति दुश्मन का एजेंट है तो उसके ऊपर यह कानून लागू होता था। दुश्मन की अगर वो सहायता करने के इरादे से कोई साजिश रचता है तो उसको इस कानून के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि दुश्मन को सहायता देना या जीवन को खतरे में डालने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसको इस कानून के तहत सजा का प्रावधान होगा। उसके लिए भारतीय सेना के सैन्य या हवाई अभियानों में बाधा डालना, आगजनी का अगर व्यक्ति दोषी है तो उसके लिए इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान किया जाता है। यह कानून उसको दंडित करता है। यह उसको मृत्यु दंड, आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास तक उसको सजा दे सकता है। साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी इसको अदा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये एक कठोर कानून है और इसीलिए इस कानून की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि एक अन्य कानून जिसका आपने नाम सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अर्थात UAPA, उससे भी ज्यादा ये कठोर कानून है। इस वजह से ये कहा गया है, इसका जिक्र किया गया है कि बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच जो उससे संबंधित लोग पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर इसी कानून के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो क्या ऐसी खास बात है कि इस कानून का जिक्र हो रहा है, तो वो आगे आप आपको बताएंगे। 1947 में जब विभाजन हुआ तो इस अध्यादेश को तत्कालीन राज्य में कानून के रूप में शामिल कर लिया गया और इसमें समय समय पर कुछ कुछ संशोधन भी हुए, जैसा कि वर्तमान रूप में संशोधित रूप में यह हमारे सामने भारतीय संविधान में हम कह सकते हैं सम्मिलित है, कानून में सम्मिलित है। संविधान तो नहीं कहना उचित होगा,
2019 में आप देखेंगे कि जब जम्मू और कश्मीर जो राज्य है उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था आर्टिकल 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत, वो 2019 में, अगस्त 2019 में वो निरस्तीकरण उसका होता है, विशेष राज्य का दर्जा जब समाप्त होता है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो कानूनी ढांचा है उस कानूनी ढांचे में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। उसमें क्या हुआ, उसमें भी बदलाव हुआ, और इस बदलाव में जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, तो पुनर्गठन के साथ साथ कानूनी ढांचे में भी कुछ ऐसे पुराने कानून थे जिनको आगे कानून के तौर पर सम्मिलित करना था, उनको सूचीबद्ध किया गया। कुछ ऐसे कानून थे जिनको कि वहां से जिनकी छटनी की गई उसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो जिन कानूनों को जारी रखना था, जारी रखे जाने वाले कानूनों को सूचीबद्ध किया गया, और कई अन्य ऐसे कानून थे जिनको कि निरस्त किया गया, उनकी जगह भारतीय कानून यहाँ पर लागू किए गए। अब इसमें शत्रु एजेंट अध्यादेश जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कानून थे जो कि सुरक्षा से संबंधित थे। इन कानूनों को जारी रखा गया, ये कानून बने रहे। साथ ही आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर रणबीर दंड संहिता अर्थात आरपीसी हुआ करती थी, उसको रिप्लेस किया गया भारतीय दंड संहिता से। अर्थात जब विशेष राज्य का दर्जा था तो आप जानते हैं कि वहां पर रणबीर दंड संहिता प्रचलित थी जम्मू कश्मीर में, उसको, जो कि 1932 से वो सन था जबकि वहां के डोगरा वंश के जो राजा थे रणबीर सिंह, उनके नाम पर ही इसको अपनाया गया था, वहां पर लागू किया गया था, और इसको फिर से समाप्त किया गया और वहां पर अब भारतीय दंड संहिता जो है उसके प्रावधानों को अपना लिया गया। इसके बाद अगर आप देखें तो अध्यादेश के तहत कैसे चलता है मुकदमा, जो इसको विशेष बनाता है और ऐसा माना जाता है कि आतंकवाद को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो देखिए, ये जो मुकदमा होता है एक विशेष न्यायाधीश के द्वारा चलाया जाएगा। इसमें एक स्पेशल जज होंगे, एक विशेष न्यायाधीश होंगे, उनके अंतर्गत इस मुकदमे की देखरेख की जाएगी। और इनको नियुक्त कौन करेगा, तो इनको सरकार नियुक्त करेगी, और ये सरकार जो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जिस जज को, वो उच्च न्यायालय के परामर्श से ये नियुक्ति होगी। तो ये एक विशेष जज होंगे, पहली बात तो ये स्पष्ट आप सुन लें। दूसरी बात यह है कि अभियुक्त जो होगा, जिसके ऊपर आरोप होंगे, वो अभियुक्त अपने बचाव के लिए, अगर उसको इस अध्यादेश, इस कानून के तहत अगर उसके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर इसके अंतर्गत सुनवाई हो रही है, तो वो अपने बचाव के लिए वकील भी सामान्य रूप से नहीं रख पाएगा। कब रख पाएगा, उसके लिए भी परिस्थितियां हैं। दूसरी बात यह है कि जो विशेष न्यायाधीश है, अगर वो कार्यवाही कर रहा है, अगर उसको वकील रखना है तो वो अदालत की अनुमति के बिना नहीं रख सकता। जो विशेष न्यायाधीश है वो अगर कार्यवाही अपनी कर रहा है, तो विशेष न्यायाधीश की कार्यवाही की समीक्षा करने वाले भी न्यायाधीश हैं, वो भी कार्यवाही करते हैं। दो तरह के, इसको सामान्य भाषा में समझे। एक तो ये जो विशेष जज होते हैं वो अपनी जब कार्यवाही करेंगे, अर्थात जब सुनवाई कर रहे होंगे, उस दशा में एक तो अधिकारी विशेष न्यायाधीश हो गए। दूसरा एक प्रोविजन इसमें और है, धारा 9 के तहत इस विशेष न्यायाधीश की कार्यवाही की समीक्षा भी होती है। तो दूसरा एक विशेष न्यायाधीश हो गया और दूसरा समीक्षा करने वाला न्यायाधीश हो गया। अगर दोनों ही परिस्थितियों में ये दोनों न्यायाधीश परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं, तब तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो वकील रख पाएगा। अर्थात बिना इन दोनों ही कंडीशन में जो न्यायाधीश हैं, जो कि अपनी कार्यवाही को जारी रखे हैं, इनकी अनुमति के बिना वकील जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो विचारणीय अपराध का आरोपी व्यक्ति है, वो अपने बचाव के लिए वकील नहीं रख सकता है। तो ये इस अध्यादेश के तहत एक कठोर प्रोविजन किया गया है। सामान्यतया आप वकील भी नहीं रख सकते हैं। फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है, इसलिए भी इसको एक कठोर प्रोविजन माना जाता है। अपील का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही जो विशेष न्यायाधीश होता है, जो फैसले की समीक्षा के लिए होता है, विशेष न्यायाधीश का जो फैसला होता है उसकी समीक्षा के लिए, जैसा मैंने बताया, धारा 9 के तहत प्रावधान किया गया है। तो वो भी केवल सरकार के द्वारा ही उसको नियुक्त किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से चुने गए व्यक्ति द्वारा ही वो अपॉइंट होगा, वो नियुक्त होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो चल रहा किसी भी मामले का, जो भी ये सुनवाई चल रही है जजेस के अंतर्गत, उस किसी भी मामले को आप उजागर नहीं कर सकते हैं, प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसका प्रकाशन करते हैं, उसका खुलासा करते हैं, तो उसमें पूरी तरह से इसको निषिद्ध किया गया है, उस पर रोक लगाई गई है। साथ ही अगर सरकार की बिना अनुमति के आपने ऐसा कर दिया, सरकार की अनुमति लेके विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने बिना सरकार की अनुमति के अगर आपने किसी भी इस प्रकार के मामले का प्रकाशन कर दिया, उसका खुलासा कर दिया, तो ऐसे में आपके लिए दंड का भी प्रावधान है और ऐसा करने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इसको काफी कठोर बनाते हैं और बढ़ती आतंक की घटनाओं के बीच में ये कहा जा रहा है कि ये इसको फिर से
इसके अंतर्गत ही सुनवाई करनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल होता है कि क्या अब तक इस कानून के तहत, इस जिस अध्यादेश की हम बात करें इसके तहत किसी को और सजा मिली है? तो बिल्कुल, कश्मीर में कई लोगों के ऊपर जो आतंकी घटनाओं में लिप्त लोग थे उनको इस कानून के अंतर्गत लाया गया, तो सजा मिली। एक मशहूर नाम था जो मकबूल भट्ट का नाम था, आपको याद होगा शायद। इनको 1984 में 1984 में तिहाड़ में फांसी दी गई थी, जो कि इसी अध्यादेश के तहत, शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत ही इनको सजा दी गई थी। तो फिलहाल इस कठोर कानून के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि बढ़ती आतंकी घटनाओं को रोका जाए, और इसकी चर्चा जम्मू कश्मीर के वर्तमान डीजीपी के द्वारा इसकी प्रासंगिकता की तरफ इशारा किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में था। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी आपकी है, जिसका जवाब आपसे हम अपेक्षित है कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कश्मीर में रणवीर दंड संहिता किस वर्ष में लागू की गई थी? 1860, 1932, 1989 या 1904? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। चलते चलते आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स, जो कि हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर संचालित होता है, इसमें एडमिशन ओपन हो चुका है। 9 जुलाई से कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं। 9311406441 पर आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। तो उम्मीद है संदर्भ आपके लिए उपयोगी और लाभकारी होगा। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।